तो मेरे बेटा अगला न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और आज भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की वीडियो भी आएंगी, आधा घंटे की वीडियो आएंगी, 35-40 मिनट करीब हम पढ़ेंगे लाइव और 35 मिनट के आसपास पढ़ेंगे हम वीडियो से। अगला क्वेश्चन बेटा 21 है, assuming Earth to be the sphere of uniform density, how much could a body weigh at a height equal to the radius of Earth when it is weighing 250 Newton at the surface of Earth? कोई बॉडी अर्थ सरफेस पर वेट यानी कि mg है 250 न्यूटन। एक बात याद रखना, यदि बेटा न्यूटन में दिया हुआ है तो वो mg दिया है और kg में दिया है तो m दिया है। तो mg दे रखा है अर्थ सरफेस पर 250 न्यूटन। अर्थ की रेडियस है r ले लो, r ही ले लो। तो वो कह रहे हैं यदि हम अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पर चले जाएं तो वहां वेट क्या होगा, यानी कि बेटा mg डैश क्या होगा। अर्थ सरफेस पर वेट को हम कहते हैं mg, बाकी सब जगह mg डैश। अर्थ के अंदर घुस जाए mg डैश, हाइट पर चले जाए mg डैश, दूसरे प्लेनेट पर चले जाए mg डैश। जी मैं सिर्फ अर्थ सरफेस के लिए यूज करता हूं। तो ठीक है, पहले ये बताओ बेटा जी डैश अपॉन जी का फॉर्मूला क्या है हाइट पर जाने पर। दो फॉर्मूले हैं, यदि हाइट बहुत कम हो 10, 20, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक हो तब तो हम ले लेते हैं जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। लेकिन यदि मेरे बेटा हाइट बहुत ज्यादा हो, जैसे कि 200-400 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा, यहाँ तो खैर अर्थ की रेडियस के बराबर है 6400 किलोमीटर, ऊंचाई बहुत ज्यादा, तो फिर फॉर्मूला लगता है आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी डैश अपॉन जी आ गया। अब आर ई क्या है आर ई क्या है आर, और हाइट भी कितनी है आर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर यानी कि बेटा 1/4। तो जी डैश अपॉन जी आ गया 1/4। अब एक बात सोचो, यदि बेटा जी डैश अपॉन जी की वैल्यू है मेरे बेटा 1/4 तो mg डैश अपॉन mg भी 1/4 होगा, mg डैश अपॉन mg भी 1/4 होगा। m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब mg 250 न्यूटन है तो इससे सॉल्व करके सीधे mg डैश निकाल लेंगे और बेटा जो mg डैश आएगा वही आंसर होगा। उन्होंने वेट ही तो पूछा है, हाइट पर वेट क्या है mg डैश, ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 250/4 आ जाएगा आंसर 62.5। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे बेटा इसमें कह रहे हैं एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस डज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 1%। वो कह रहे हैं बेटा हम अर्थ से कितनी ऊंचाई पर चले जाएं कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण लगने वाला फोर्स 1% रिड्यूस हो जाए। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ग्रेविटी के कारण लगने वाला फोर्स वेट ही है। वेट क्या है, वेट वो फोर्स है जो अर्थ हम पर लगाती है, जितने फोर्स से हमें अर्थ अपनी तरफ खींचती है। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का दूसरा मतलब वेट ही है। तो यदि आपसे कह रहे हैं कि बेटा हम अर्थ से कितनी ऊंचाई पर चले जाए कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 1%, तो यानी हमारी वेट 1% डिक्रीज हो जाए। परसेंटेज चेंज इन वेट, परसेंटेज चेंज इन वेट का मतलब डेल्टा वेट अपॉन वेट इनटू 100। तुम्हें मालूम है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इनटू 100। तो परसेंटेज चेंज इन वेट डेल्टा वेट अपॉन वेट इनटू 100, ये है 1%। डेल्टा वेट यानी बेटा mg माइनस mg डैश डिवाइडेड बाय mg। अर्थ सरफेस पर वेट mg, हाइट पर वेट mg डैश। तो मेरे बेटा mg माइनस mg डैश क्या हो गया, चेंज इन वेट डेल्टा वेट अपॉन ओरिजिनल वेट mg इनटू 100। इसकी वैल्यू दे रखी है 1%। कई बच्चे कहेंगे सर लेकिन चेंज तो हमेशा अपर में से लोअर को माइनस करने से होता है। ऐसा नहीं, यहां पर बड़े में से छोटे को माइनस करना है। बड़ा वेट होता है अर्थ सरफेस पर यानी कि mg, और छोटा वेट होता है हाइट पर। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं mg डैश माइनस mg लिख देते हैं, तो फिर तो ये -1% आना चाहिए ना। एक बात बताओ, mg बड़ा है mg डैश छोटा है, अर्थ सरफेस पर वेट ज्यादा है, हाइट पर वेट कम है, तो इसका मतलब यदि मैं
छोटे में से बड़े को माइनस कर दूं डेल्टा वेट निकालने के लिए mg डैश माइनस mg, तो निगेटिव आएगा, तो फिर उस समय आपको -1% लिखना पड़ेगा। सर तो ये ये लॉस है ना? ना करो न्यूमेरिकल करते समय कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्या प्लस ले क्या माइनस। यदि राइट में -1 मैं लिख दूं कोई गलत नहीं है क्योंकि डिक्रीज हुआ है, मैं राइट में -1 लिखने का राइट रखता हूं, लेकिन फिर मुझे mg डैश माइनस mg लेना पड़ेगा। तो ये बेटा m से m कट गया, रह गया g माइनस जी डैश अपॉन जी, यानी कि बेटा 1 माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100 को राइट में ले जाओ तो 1 अपॉन 100, तो 1 माइनस जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 100। अब जी डैश अपॉन जी का क्या फॉर्मूला लगाएं? तो जी डैश अपॉन जी हाइट पर जाने पर जी डैश अपॉन जी की वैल्यू होती है 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। कई बच्चे कहते हैं सर आपने अब वो वाला क्यों नहीं लगाया, जी डैश अपॉन जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर। वो भी है, वो भी सही है, लेकिन वो ज्यादा हाइट के लिए सही है, और ज्यादा हाइट पर जाने पे 1% वेट कम नहीं होता, 2% कम नहीं होता, फिर वो कम होता है 20%, 25%, 30%। जब वो कह रहे हैं कितनी हाइट पर जाकर के 1% कम हो जाएगा, तो मैं समझ गया कोई स्मॉल हाइट पर जाकर के ही हो जाएगा। और यदि मेरे बेटा स्मॉल हाइट पे हो जाएगा तो 1 माइनस 2h अपॉन आर ई लगा दो, इसकी कैलकुलेशन आसान है। और यदि मैं आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर रख दूं तो क्या गलत हो जाएगा बेटा? तब तो और ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा, क्योंकि ये एक अप्रोक्सीमेशन था, रियल फॉर्मूला तो वही था आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर। स्मॉल हाइट के लिए हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा करके एक फॉर्मूला तैयार करा था 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, अब इसमें 1 से तो 1 कट जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो रेडियस ऑफ अर्थ खुद रख देना 6400 किलोमीटर, तो हाइट आ जाएगी किलोमीटर में। अब ऊपर भी एक तरह से हाइट डिस्टेंस है, नीचे भी डिस्टेंस है, तो दोनों किलोमीटर में ले लो, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, मीटर में बदलने की कोई जरूरत है नहीं। सर ये तो माइनस में आएगी ना, -2 की वजह से। माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस हो जाएगा सर सर, कैंसिल 32 किलोमीटर हो गया है ना, हो गया ना, 2h अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 100। वो आप इसलिए कंफ्यूज हो गए, ब्रैकेट नहीं खोली थी मैंने। मेरे बेटा ये आपका सॉल्व करके h आ जाएगा। फिर इसके बाद आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 23, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 64%, और इसी का दूसरा पार्ट है रिड्यूसेस टू 64%। मेरे बेटा रिड्यूसेस, अब 64% मैं समझ गया हाइट का फॉर्मूला है, तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू लगेगी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर। अब यहां फिर सीधे एक क्वेश्चन आ गया कि सर 1 माइनस 2h अपॉन आर ई क्यों नहीं? तो जो बच्चा शुरू से मेरी बात सुन रहा है वो समझ गया होगा, वो इसलिए नहीं कि 64% कमी हो गई है ग्रेविटी में, तो हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले गए। यदि कम ऊंचाई पर जाते तो 1-2%, 4% की रिडक्शन होती। अब ग्रेविटी में हो रही है 64% की रिडक्शन, तो हम तो बहुत ज्यादा हाइट पर है, और ज्यादा हाइट पे फॉर्मूला क्या लगता है? आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब पहला पार्ट फॉर्मूला तो आपको बता दिया, पहला पार्ट वो कह रहे हैं कितनी हाइट पर जाने से ग्रेविटी रिड्यूसेस टू 64%, यानी जो नई ग्रेविटी है जी डैश, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं शॉर्ट में ग्रेविटी बोल दूंगा क्योंकि बहुत बार बोलना पड़ेगा आज। तो जो नई ग्रेविटी है रिड्यूसेस टू 64%, यानी कि बेटा 64% ऑफ ओरिजिनल ग्रेविटी के है। हाइट पर जाने के बाद जो जी डैश है वो अर्थ सरफेस पर जी जो जितना था उसका 64% है। रिड्यूसेस टू 64% का मतलब जो ओरिजिनल थी उसकी 64% रह गई जी डैश, तो यानी जी डैश अपॉन जी हो जाएगा, जी डैश अपॉन जी हो जाएगा 64 अपॉन 100, लेकिन जी डैश अपॉन जी तो होता है बेटा आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट ले लेना, अंडर रूट लोगे तो बेटा आर ई अपॉन आर ई प्लस एच हो जाएगा 8 अपॉन 10, 64 का 8 और 100 का 10। आर ई ऊपर भी और नीचे भी रख देना 6400 किलोमीटर, एच निकाल लेना, पहला आंसर। दूसरा उन्होंने कहा रिड्यूसेस बाय 64%, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं।
जब मैं कहता हूं ग्रेविटी रिड्यूसेस टू 64%, इसका मतलब है कि जितनी पहले थी अर्थ सरफेस पर, ऊंचाई पर जाने के बाद 64% बाकी रह गई। लेकिन रिड्यूसेस बाय 64% का मतलब है 64% कम हो गई। अब यदि 64% कम हो गई तो जो बची हुई ग्रेविटी है वो 36। ये बहुत बच्चों ने गलतियां करी है। तो यहां सिर्फ जहां 64 था उसकी जगह 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा और 36 का अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो दोबारा मुझे करने की जरूरत ही नहीं, आप इसे कर लोगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन 24 कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले ही बता दूं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है 25, बिल्कुल ऐसा ही। उसमें भी कह रहे हैं ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 36%। अब जिसने ये समझ लिया वो उसे भी कर लेगा। तो 23 ही नहीं, 25 को भी मैं मान रहा हूं कि वो हो गया। फिर भी डाउट आए, वैसे आएगा नहीं, दोनों एक से ही है, तो मेरे से पूछ लेना, कोई बात नहीं। अब आ गए हम लोग 24 पर। इतने बेटा मैं इसे रब कर रहा हूं, ये बताओ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया? यस सर। यस सर। बताओ लिक्विड में कितनी तरह की एनर्जी होती है? सर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। 3। वेरी सर गुड। प्रेशर एनर्जी एक्स्ट्रा है। कौन सी? प्रेशर सर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी। सॉलिड में होती है क्या बेटा? नो सर। ठीक, गुड, यानी कि पढ़ाई चल रही है। धीरे धीरे मैं टिपिकल करता जाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को साइड बाय साइड। लेकिन जैसे ही मैं भेजता हूं ना, देखो बेटा एक मूड बना होता है पढ़ाई का। मान लो कई बार बच्चे कहते हैं अब लाइव खत्म हो गई, अब 2 घंटे का ब्रेक लेकर के तब वीडियो देखेंगे। ऐसे नहीं, जैसे ही मैं लाइव खत्म करके 2-4-5 मिनट लगते हैं मुझे उसे सेंड करने में, जैसे ही मैं सेंड करूं आप उठो नहीं, 2-4-5 मिनट का ब्रेक ले लो और उसी समय फ्लो में पढ़ते चले जाओ। ये मान करके चलो कि बैच खत्म ही नहीं हुआ, चल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में आई वीडियो पढ़नी शुरू। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा 24 में कह रहे हैं ये, अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम द स्प्रिंग बैलेंस स्ट्रेचेस द स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अर्थ सरफेस। हमने एक स्प्रिंग बैलेंस से एक बॉडी लटकाई, तो उस बॉडी के वेट के कारण ये खिंच गई स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर। ये तब खिंची जब ये अर्थ सरफेस पर थी, यानी कि बेटा mg फोर्स इसे खींच रहा था। कौन से फोर्स ने खींचा? mg ने। तो कितना खिंच गई? 2 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं यदि हम सेम स्प्रिंग को जमीन से 4800 किलोमीटर ऊपर ले जाए, यानी स्प्रिंग वही है, मास वही है, लेकिन हाइट बदल गई, तो बताओ वहां स्प्रिंग कितना खींचेगी? तो जवाब है ऊंचाई पर जाने के बाद स्प्रिंग कम खींचेगी। देखो बेटा स्प्रिंग पे कम फोर्स लगाते हैं तो कम खींचती है, और ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो ज्यादा खींचती है। जब हम अर्थ सरफेस पर थे तो बॉडी का वेट ज्यादा था mg, ऊंचाई पर जाने के बाद वो भी 4800 किलोमीटर 4800 किलोमीटर जाने के बाद mg डैश कम हो गया होगा काफी, और जब कम फोर्स खींचेगा तो स्प्रिंग का इलोंगेशन डाउन होगा। तो एक फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ा रखा है, वर्क एनर्जी में था, F इज इक्वल टू kx। यदि F फोर्स के कारण स्प्रिंग में इलोंगेशन x होता है तो F का फॉर्मूला है kx, जहां k कहलाता है बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो पहले हमने कितना फोर्स लगाया? mg। इलोंगेशन कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 0.02 मीटर। इस इक्वेशन में फोर्स को रख दिया mg और इलोंगेशन को 0.02 मीटर। अब इस वाले की इक्वेशन बनाओ, फोर्स लगेगा mg डैश, इलोंगेशन पता नहीं कितना होगा तो x ही रहने दो। तो जब ये फोर्स तो ये इलोंगेशन, ये फोर्स तो ये इलोंगेशन, दोनों को डिवाइड कर दो। इसे ऊपर रखना, इसे नीचे रखना, डिवाइड कर दो, तो mg डैश डिवाइडेड बाय mg, यानी कि g डैश अपॉन g, और kx अपॉन k इंटू 0.02, यानी बेटा x अपॉन 0.02। लेकिन बेटा g डैश अपॉन g का फॉर्मूला तो मालूम है, हाइट पर क्या फॉर्मूला है? मैं जान के r स्क्वायर अपॉन r सर प्लस r h स्क्वायर अपॉन r प्लस h का हो। बेटा 1 माइनस 2h अपॉन r क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सर स्मॉल डिस्टेंस हाइट बहुत नहीं बड़ा है, है, लार्ज बहुत हाइट बड़ा है। है, नेग्लिजिबल। 4800 किलोमीटर इज अ बिग हाइट। देखो वैसे तो बच्चों को ये आइडिया नहीं लगता सर 6400 किलोमीटर है अर्थ की रेडियस, कितनी हाइट को स्मॉल माने कितने को लार्ज माने। तो तुम्हें मैं रफली बताता हूं,
बेस्ट आंसर है तो रेट, भाई कोई चीज बड़ी है या छोटी वो कंपैरिजन में होगी। मैं आपसे पूछता हूँ ये लाइन बड़ी है या छोटी, तो डिपेंड करेगा कि भाई किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। इससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो छोटी है, और इससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो बड़ी है। तो कितनी हाइट को हम नेग्लिजिबल माने? तो अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, अर्थ की रेडियस का 1% तक को नेग्लिजिबल मान लो। यानी कि अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो उसकी 1% हो गई 64 किलोमीटर। तो आप ये मान करके चलो कि 64 किलोमीटर तक की हाइट तो बिल्कुल प्यार से नेग्लिजिबल है। बिल्कुल सही आंसर आएंगे। 1 - 2h/r लगा दो। और 64 किलोमीटर से ज्यादा हो तो फिर re² का होल स्क्वायर लगाओ। लेकिन 64 कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। ये नहीं कह सकते कि हर बार 64 से जरा सा भी ऊपर। एक बच्चा कह रहा है 65 किलोमीटर आ गया तो फिर स्मॉल हाइट की बजाय लार्ज हाइट वाला लगाना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, एक आध किलोमीटर से क्या फर्क पड़ रहा है? पता है 11th के जो 99.9% न्यूमेरिकल है उसमें 100 किलोमीटर तक की हाइट को स्मॉल ही मान के करा गया है सभी बुक्स में। 100 किलोमीटर, तो तुम बस अब ये बाउंड्री बना लो कि 100 किलोमीटर से कम ऊंचाई है तो 1 - 2h/r, और 100 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई है तो g' की वैल्यू re² का होल स्क्वायर। तो बस g' को रख देंगे re² का होल स्क्वायर x/0.02। अब क्योंकि ऊपर भी किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी किलोमीटर स्क्वायर, सब किलोमीटर में रख दो। रेशियो है, रेडियस ऑफ अर्थ को रख दो 6400 किलोमीटर और हाइट को रख दो 4800 किलोमीटर। रेडियस भी रख दी, अर्थ की हाइट भी रख दी, सॉल्व करके एक्स निकाल लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 25 तो बता दिया था ना कि वैसे ही है 23 जैसा। At what height above the Earth's surface acceleration due to gravity is same as at the depth 160 किलोमीटर below the Earth's surface? वो कह रहे हैं अर्थ से कितनी ऊंचाई पर जाएं कि g' उतना ही मिले जितना 160 किलोमीटर गहराई जाने पर मिलता है। बेटा आप ये तो समझ ही चुके कि हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस होती है, और अर्थ सरफेस के अंदर जाते हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस होती है। ऊपर जाने पर g' का फॉर्मूला स्मॉल हाइट ही होगी, क्योंकि 160 किलोमीटर गहराई पर जाने पर ज्यादा g कम नहीं होगा, और g यदि ज्यादा कम नहीं होगा तो कम ऊंचाई पर ही ऐसा मिल जाएगा हमारे को, कम ऊंचाई पर ही ऐसी डिस्टेंस मिल जाएगी, ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां ग्रेविटी गहराई की ग्रेविटी के बराबर हो। तो हाइट पर g' क्या होता है? तो जवाब है 1 - 2h/re इंटू जी। मैंने बजाय g' के g ऊपर ले गया। ये है ऊंचाई पर जाने पर g', गहराई पर जाने पर g' कौन से फॉर्मूले से निकलता है? तो 1 - d/re, d डेप्थ है, इंटू जी। वही था ना g' 1 - d/re। डेप्थ वाले न्यूमेरिकल में ये आसानी है कि उसमें कम डेप्थ और ज्यादा डेप्थ का लफड़ा नहीं है। कम डेप्थ और ज्यादा डेप्थ पर एक ही फॉर्मूला है, क्या? g' 1 - d/re। तो मेरे बेटा ये है हाइट पर g डैश, ये है डेप्थ पर g डैश। अब वो कह रहे हैं हाइट पर उतना ही g डैश चाहिए जितना इस डेप्थ पर g डैश है, तो हाइट का g डैश यानी कि बेटा 1 - 2h/re इंटू जी, और डेप्थ पर हो जाएगा हमारा 1 - d/re इंटू जी। अब इसमें भी इंटू जी था, इसमें भी इंटू जी, वो मैंने पहले ही काट दिया, एक स्टेप कम कर दिया, तो 1 से 1 कट गया दोनों तरफ, बचेगा -2h/re - d/re। माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 2h/re d/re। re से re कट जाएगा, रह जाएगा 2h d, यानी h d/2। ये बात अब आप कंप्लीशन के लिए याद रखना, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में बहुत आता है कि जो हाइट होगी वो डेप्थ की आधी होगी। यानी 100 किलोमीटर गहराई पर जो g है, g डैश है, 50 किलोमीटर हाइट पर उतना ही g डैश है। 40 किलोमीटर डेप्थ पर जो g डैश है, 20 किलोमीटर हाइट पर वही g डैश है। 80 किलोमीटर डेप्थ पर जो g डैश है वो 40 किलोमीटर हाइट पर g डैश है। अब क्वेश्चन में क्या था? 160 किलोमीटर डेप्थ पर जो g डैश है वो कितनी हाइट पर मिलेगा?
तो उसका आधा 80 किलोमीटर हाइट पर। तो फिलहाल तो न्यूमेरिकल क्योंकि 11th में तो लिख के दिखाना है, तो 160 दिया हुआ है ना, हाँ 160 किलोमीटर डेप्थ दी है, उसका आधा कर दो 80 किलोमीटर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 27, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये तो अच्छा 27 ही हुआ है, 26 रह गया। ये बेटा जो मैंने किया वो 27 था, अब जो करूंगा वो 26 है। Assuming Earth to be a sphere of uniform density, how much could a body weigh at the depth 1/3 of the radius of Earth if weight at the Earth's surface is 300 न्यूटन? यदि किसी बॉडी का अर्थ सरफेस पर वेट 300 न्यूटन है, तो अर्थ के अंदर गहराई पर उसका वेट कितना होगा? यानी mg 300 न्यूटन है, अर्थ सरफेस पर तो वेट को mg कहेंगे, तो mg डैश कितना होगा गहराई पर? सीधी सी बात है, g कम होगा तो mg डैश, g की वैल्यू घटेगी तो वेट की वैल्यू भी कम ही होगी। और कितनी गहराई पर पूछ रहे हैं? अर्थ की रेडियस का 1/3, यानी कि अर्थ की जितनी रेडियस है उसकी 1/3 गहराई पर चले गए। तो एक बात बता बेटा, डेप्थ तो हो गई रेडियस का 1/3, अर्थ की रेडियस का 1/3, mg डैश, पहले ये बताओ बेटा g डैश अपॉन g का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस डी अपॉन आर ई। इसमें m मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि mg दे करके mg डैश पूछ रहा है, तो ऐसे न्यूमेरिकल में लगाओ तो g डैश अपॉन g का ही फॉर्मूला, लेकिन उसमें ऊपर नीचे m मल्टीप्लाई कर दो। अगला ऑब्जेक्टिव टेस्ट जब भी होगा किस चैप्टर का होगा बेटा? लॉज ऑफ मोशन का। याद रखना, मैं बार बार नहीं याद दिलाऊंगा, लॉज ऑफ मोशन की तैयारी अभी से ही शुरू कर दो अगले 8-10 दिन, इसका फायदा 11th में भी मिलेगा और कंप्लीशन में भी। mg डैश अपॉन mg इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। mg की वैल्यू दे रखी है आपको 300 न्यूटन, mg डैश निकालना है पूरा, g डैश नहीं निकालना है, mg डैश बताना है गहराई पर वेट। d की वैल्यू दे रखी है re by 3, re से re कैंसिल, रह जाएगा mg डैश अपॉन 300 इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि 1 माइनस 1/3 2/3, तो निकल जाएगा mg डैश 200 न्यूटन आएगा शायद। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 तो करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 28 है इफेक्ट ऑफ रोटेशन के डेरिवेशन से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल। तुम्हें मालूम है अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, रोटेशन के कारण भी हमारा वेट बदल जाता है, हमारा वेट बदल जाता है। इस पर पूरा वीडियो मैंने भेज दिया था, आज से अब 10-15 दिन हो भी चुके, तो पूरा वीडियो भेज दिया था। उसमें मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको, वो फॉर्मूला एक बार फिर से बता देता हूं। ये हमारी अर्थ है, जहां हुआ हमारा बर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है जिसके चारों तरफ अर्थ घूमती है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्यों होता है ये सब वीडियो में? इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो 10 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री लैटिट्यूड, बढ़ते बढ़ते 80 डिग्री लैटिट्यूड, और पोल होते हैं 90 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का सिंबल है लैम्डा। 0 डिग्री लैटिट्यूड बिल्कुल इक्वेटर पर, 10 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर से थोड़ा दूर, 20 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर से और दूर, 80 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर से काफी दूर, और 90 डिग्री लैटिट्यूड सीधे पोल पर। इधर भी यही होगा, 0 लैटिट्यूड, 10 लैटिट्यूड, 20 लैटिट्यूड, और बढ़ते 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 90 डिग्री लैटिट्यूड। ये 10 डिग्री का जो लैटिट्यूड है पूरे इस सर्किल पर है। इसी तरह से 20 डिग्री का लैटिट्यूड इस पूरे सर्किल पर है। तो खैर ये मैंने बता दिया। और रोटेशन में जी डैश का फॉर्मूला क्या था? जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये फॉर्मूला है जब हम अर्थ के रोटेशन को ध्यान में रख करके जी में होने वाले वेरिएशन को देखते हैं। अर्थ के रोटेशन में जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है, उस रोटेशन के कारण जो जी में वेरिएशन आ रहा है, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है बेटा? तो इसमें लैटिट्यूड, अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग जी डैश आएगा, जिसमें ओमेगा क्या है? ओमेगा है 2 पाई बाई टाइम पीरियड।
जिसमें पाई की वैल्यू है 3.14, बार बार ओमेगा ना निकालना पड़े तो एक ही बार बता रहा हूं, अपॉन टाइम पीरियड, अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड 86,400 सेकेंड, यानी कि एक दिन 24 घंटे में निकालोगे तो इतना। तुम्हें एक सलाह दूं, कई न्यूमेरिकल में ओमेगा की जरूरत पड़ती है, तो अर्थ के ओमेगा की जरूरत पड़े तो आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करके याद कर लो। किसको? 2π/t, पाई को 3.14 और टाइम पीरियड को 86,400 रख के कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो और जो वैल्यू आए उसे हमेशा को याद कर लो। तो उससे ओमेगा का कभी भी एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, अर्थ का ओमेगा याद कर लेना। यह आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं, वैसे यूजुअली मैं कहता नहीं बच्चों से लर्न कर लो, लेकिन ओमेगा जो है ना, इसे निकालने में टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। तो ये आ गया ओमेगा। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करें। 28, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेयर लैटिट्यूड इज 60 डिग्री। जहां अर्थ का लैटिट्यूड है 60 डिग्री, वहां जी डैश बताओ। तो अब मैं क्या लिखूं? फॉर्मूला भी दोबारा लिखना बेकार है। लैम्डा को 60 डिग्री रख दो, ओमेगा यहां से रख दो, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है इन्होंने, वैसे ना देते तो भी हमें पता है 6400 किलोमीटर, जिसे मीटर में बदल लेना। इन्होंने दे रखी है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, तो ये रख देना। ना देते तो आपको 6400 किलोमीटर रखना पड़ता। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना। इस तरह के न्यूमेरिकल में 10 मत लेना। अब कई बच्चे कहेंगे सर इस वाले न्यूमेरिकल में 10 क्यों नहीं? रोटेशन से जी पर बहुत मामूली सा फर्क पड़ता है। पता चला रोटेशन के कारण 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कम हुआ, लेकिन तुम जी को ऑलरेडी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ा के ले रहे हो, 9.8 की बजाय 10 ले रहे हो, तो आंसर गड़बड़ा जाएंगे। तो मेरी सलाह है कि सिर्फ इस फॉर्मूले के लिए मैंने कहा है, मैंने कभी किसी फॉर्मूले में नहीं कहा, इस फॉर्मूले को यूज करते समय जी की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे तो एक्यूरेसी रहेगी। 9.8 के बजाय 10 लोगे तो सब गलत सलत आ सकते हैं। अब जैसे देखो इनका आंसर 9.79 आ रहा है, 60 डिग्री लैटिट्यूड पर जी की वैल्यू 9.79 आ रही है। जब जी को 9.8 लिया होगा तो 9.79 आ रहा है, यानी 0.01 कम हुआ है। जहां 0.01 कम हुआ है उसकी कैलकुलेशन में 0.2 हम कैसे खुद बढ़ा के लिख दें। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29। तो 28 में तो बस क्या ध्यान रखने को कहा कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना इस फॉर्मूले में से। क्वेश्चन नंबर 29, how many times faster than its present speed earth should rotate so that weight on the equator becomes 0? हमारी अर्थ कितनी अभी जो घूम रही है उसको रोटेशन में 24 घंटे लगते हैं प्रेजेंट। वो कह रहे हैं कि कितना तेज घूमने लगे कि इक्वेटर पर हमारा वेट 0 हो जाए। इक्वेटर पर वेट कब 0 होगा? जब इक्वेटर पे ग्रेविटी 0 होगी, यानी जी डैश 0 होगा। भाई जब तेज घूमने लगा तब जी थोड़ी रहेगा, फिर तो जी डैश लेंगे। तो इक्वेटर पर कितना टाइम फास्टर रोटेट करने लगे कि जी डैश की वैल्यू 0 हो जाए। जब जी डैश 0 होगा तो एम जी डैश 0 होगा, एम जी डैश 0 होगा का मतलब हमारा वेट 0 हो जाएगा। जी डैश 0 का मतलब जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा 0। लैम्डा क्या है? लैम्डा है 0 डिग्री, क्योंकि वो इक्वेटर की बात कर रहे हैं तो इक्वेटर पे लैम्डा 0 है, और यदि लैम्डा 0 है तो कॉस 0 1 होता है, तो ये हटा दो। तो जी की वैल्यू इक्वल हो जानी चाहिए आर ई ओमेगा स्क्वायर के। जी की वैल्यू आर ई ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा निकालना है कि कितनी एंगुलर स्पीड से घूमे। ये बेटा ओमेगा से हम पता लगाएंगे टाइम पीरियड का। जी को रख देना यहां 10, रेडियस ऑफ अर्थ को रख देना 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा निकाल लेना। ये प्रेजेंट ओमेगा नहीं है,
ये है नया ओमेगा, जिस ओमेगा से अर्थ को घुमाना चाह रहे हैं, कितना पेज घूमे कि हमारा वेट ही खत्म हो जाए, वेटलेस हो जाए, ये नया ओमेगा है। तो सिंपलिसिटी के लिए गड़बड़ ना हो जाए, मैं इसे ओमेगा डैश कह देता हूं, ठीक है। ओमेगा डैश यानी नया ओमेगा, ओमेगा डैश का स्क्वायर यानी नया ओमेगा। इससे ओमेगा डैश आ जाएगा नई एंगुलर स्पीड। पुरानी एंगुलर स्पीड निकलेगी 2π/t से, वो आपने पहले ही निकाल के याद कर रखी होगी। मैंने कहा था ना, अर्थ का केस हो तो ओमेगा की वैल्यू आप कैलकुलेट करके याद भी कर सकते हो। तो ये है पुराना ओमेगा, जिससे अभी वर्तमान में अर्थ घूम रही है। ये है नया ओमेगा। अब कितने टाइम्स फास्ट घूमे तो आप पुराने ओमेगा को नए ओमेगा से डिवाइड कर दीजिए, और नए ओमेगा को पुराने ओमेगा से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा हाउ मेनी टाइम्स फास्टर। अब कई बच्चे कहते हैं ये डिवाइड क्यों किया। एक बात बता, चल अच्छा वैसे ही पूछता हूँ। एक आदमी पहले 10 लीनियर का एग्जांपल दे रहा हूं, एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था। अब उसकी नई स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो गई, तो पहले से कितने टाइम्स फास्टर, कितने गुना तेज चलने लगा। तो बच्चे कहेंगे 10 से 40 हो गई, 4 गुना। कैसे निकाला? नई स्पीड को पुरानी स्पीड से डिवाइड करके। एक बॉडी 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रही थी, अचानक 50 रेडियन पर सेकंड से घूमने लगी। पहले 10 से घूम रही थी, अब 50 से घूमने लगी, कितने टाइम्स फास्टर हो गई? तो आप कहोगे 5 गुना। 10 से 50 हो गया, 5 गुना। तो दरअसल आपने रेशियो ही तो निकाला, फाइनल है 50, इनिशियल है 10, तो 50/10। तो जब भी होता है कितने टाइम्स फास्ट चलने लगे, कितने गुना तेज चलने लगे, तो नई स्पीड को पुरानी स्पीड से डिवाइड कर देते हैं लीनियर मोशन में, और रोटेशनल मोशन में नई एंगुलर स्पीड को पुरानी एंगुलर स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। अब नई एंगुलर स्पीड मैंने ओमेगा डैश निकालना सिखा दिया, वीडियो एक बार और देख लेना। और पुरानी एंगुलर स्पीड ओमेगा या तो निकाल लेना या फिर याद करके रख लेना। दोनों को डिवाइड करोगे, फिर नीचे एक लाइन में लिख के आना। मुझे नहीं पता कितने टाइम्स आ रहा है, इसमें आ रहा है 17 टाइम्स फास्टर, तो 17 ही आ जाएगा। जो भी आएगा आप लिख के आना कि अर्थ मस्ट रोटेट 17 टाइम्स फास्टर देन द ओरिजिनल स्पीड, देन आवर वेट एट इक्वेटर विल बिकम 0। एक चीज पूछता हूं मैं आपसे, अच्छा इसे मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले को लगाए बगैर भी कर सकता हूं। मुझे बताओ, इक्वेटर पर जो बॉडी है उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? तो 2। एक तो अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ खींच रही है mg फोर्स से, जिसे हम वेट कहते हैं, और बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो होता है mr ओमेगा स्क्वायर re ओमेगा स्क्वायर। यदि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, यानी mg और mre ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाए, तो बॉडी पे जितना फोर्स अंदर लगेगा उतना ही बाहर लगेगा, तो वो वेटलेस हो जाएगी। तो वेटलेस होने के लिए ये दूसरा मेथड है, आएगा वही। वेटलेस होने के लिए mg का mre ओमेगा स्क्वायर के बराबर होना जरूरी है। तो m से m काट दो, तो यानी g होना चाहिए re ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ये g इज इक्वल टू re ओमेगा स्क्वायर, यहां भी तो वही आया। ओमेगा डैश तो बाद में बना दिया था क्योंकि दो ओमेगा थे, तो वो तो फिर मैं यहां भी बना दूंगा ओमेगा डैश। यही रिजल्ट आ गया। तो असल में इक्वेटर पर अभी भी अर्थ हमारे को अंदर खींचती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींचता है। तो हमारे वेट में से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाता है। वेट चाहता है हम अंदर को जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहता है बाहर जाए। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन वैसे ही पूछता हूं। पानी का जहाज यानी शिप जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, तो कम सामान ढो पाता है। समुद्र में, ओशियन में शिप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है तो क्या होता, मैं पूछ रहा हूं, कम सामान ढो पाता है या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है तो कम सामान ढो पाता है? यदि किसी को लॉजिक पता हो तो बता दो। मैं पूछ रहा हूं, मैं अभी बताया कुछ नहीं। एक पानी का जहाज है, सामान है बेटा, तो ईस्ट से वेस्ट ज्यादा कम होता है।
नहीं, ईस्ट से वेस्ट में ज्यादा सामान ले जा पाएगा, मतलब कम सामान ले जा पाएगा, या वेस्ट से ईस्ट में कम सामान ले जा पाएगा? सर ईस्ट टू वेस्ट में कम ले जाएगा। ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट कम। में। अब मैं बताना शुरू करता हूं, सारे सुनो, अभी चेक करेंगे। हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ खुद घूम रही है। हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, तभी हमें सन जो है ईस्ट से वेस्ट जाता दिखाई देता है। तो मतलब कार लेकर के जा रहे हो, कार नॉर्थ की तरफ जाएगी तो पेड़ पौधे साउथ की तरफ भागते दिखेंगे। हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमेगी तो हम अर्थ पर, सन तो स्टेशनरी है लेकिन हमें ईस्ट से वेस्ट जाता दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमती है, तो हमें सन हो, स्टार्स हो, वो ईस्ट से वेस्ट जाते दिखाई देते हैं। अब देख, अर्थ जा रही है वेस्ट से ईस्ट, जब पानी का जहाज भी जाएगा वेस्ट से ईस्ट तो दोनों के स्पीड ऐड हो जाएंगी। दोनों की स्पीड, भाई अर्थ भी वेस्ट से ईस्ट, शिप भी वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, तो शिप की जो इफेक्टिव स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी। इफेक्टिव स्पीड ज्यादा होने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि mv² ज्यादा हो जाएगा, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो शिप जो है ओशियन में बाहर को निकलने की कोशिश करेगा। भाई वेट तो चाहता है शिप पानी में डूबा रहे, और सेंट्रीफ्यूगल चाहता है कि ये बाहर आ जाए। तो वेस्ट से ईस्ट जाते समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी का जहाज पानी से बाहर आने लगता है। जब पानी से बाहर आने लगता है तो हम उसमें थोड़ा और लोड भर के पानी में डुबा देते हैं। जरूरत से ज्यादा बाहर आ जाए शिप तो भी पलटने का खतरा रहता है, तो हम उसमें थोड़ा ज्यादा सामान रख देते हैं, ज्यादा लोड भर लेते हैं, जिससे कि वो उतना डूबा है जितना सेफ लिमिट है। अब उल्टा सुनो, जब शिप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा, शिप तो जा रहा है ईस्ट से वेस्ट और अर्थ घूम रही है वेस्ट से ईस्ट, तो शिप की जो इफेक्टिव स्पीड है वो कम हो जाती है, और इफेक्टिव स्पीड कम होने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होने से शिप का इफेक्टिव वेट ज्यादा हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल चाहता है पानी से बाहर निकले, वो तो कम है, और ग्रेविटी चाहती है पानी में डूब के रहे, वो ज्यादा है। तो शिप पानी में खुद ज्यादा डूब जाता है, और जब ज्यादा डूब जाता है तो हम उसमें और फालतू सामान नहीं रख सकते, क्योंकि शिप तो ऑलरेडी ज्यादा डूब गया। यदि हमने थोड़ा भी और लोड रख दिया तो ये बहुत ज्यादा डूब करके सिंक हो सकता है। तो समझ में आया? जब अर्थ भी वेस्ट से ईस्ट घूम रही है, शिप भी वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, तो शिप की वेलोसिटी तेज हो गई, और शिप की वेलोसिटी ज्यादा होने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब जब शिप पानी से बाहर आ जाता है तो हम उसमें ज्यादा सवारी बिठा सकते हैं, हम उसमें ज्यादा माल भर सकते हैं, जिससे डूब जाए थोड़ा सा, उतना तो डूब जाए सेफ लिमिट तक और चला जाए। यानी वेस्ट से ईस्ट जाते समय हम उसमें सामान ज्यादा भर सकते हैं। और ईस्ट से वेस्ट में क्या बताया? ईस्ट से वेस्ट के समय उस पे अर्थ जा रही है वेस्ट से ईस्ट, शिप जा रहा है ईस्ट से वेस्ट, तो इफेक्टिव स्पीड कम हो गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया। सेंट्रीफ्यूगल क्या चाहता है? पानी से बाहर को रहे, लेकिन वो तो कम हो गया, तो पानी में खुद ही ज्यादा डूब जाता है, और जब पानी में खुद ही ज्यादा डूब जाता है तो और ज्यादा लोड नहीं बिठाते, कम लोड लेके चलते हैं, कम सवारी ले जाते हैं। तो ईस्ट से वेस्ट जाने वाला शिप कम सवारी लेके जाता है। तो आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। तो अब लाइव का पोर्शन यहाँ रोक करके अब मैं आधा घंटे के आसपास की, और 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, वीडियो भेज रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। आप तुरंत उधर शुरू कर दीजिए, 2-1 मिनट रेस्ट ले लो, व्हाट्सएप ग्रुप फिर देख लेना। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके, समझ में आ गया? थैंक यू सर। ओके। यस सर।